ए शट अप या कुणाल। शट अप या कुणाल। अबे कुणाल चुप ना। शट अप या कुणाल। ए शट अप या कुणाल। या कुणाल। हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ शट अप या कुणाल। आज हमारे साथ है आकार पटेल, जिनका 30 साल का एक्सपीरियंस है एज ए जर्नलिस्ट। आज हम इनसे बात करेंगे एक बदलते गुजरात के बारे में। ये 2004 से गुजरात में थे और उसके बाद नरेंद्र मोदी के 2014 में आने के बाद एक बदलता भारत। वेलकम। Thank you very much. या लेट्स स्टार्ट विथ व्हेन यू वर इन गुजरात। तब कैसा था माहौल? गुजरात एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो हमें कुछ भारत के शहरों में दिखता है कि एक सेग्रीगेशन है यहाँ पर, कि अमुक कम्युनिटी के लोगों के लिए जगह नहीं होती सोसाइटी में, कॉलोनी में। वो गुजरात के हर शहर में है। और बात यह है कि गुजरात के हर शहर में कानूनी तौर पर यह है। तो वहाँ पर एक 1980s का एक कानून है, और डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट। उस एक्ट के तहत हर शहर में ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर मुस्लिम जो है वो हिंदू की दुकान या घर या तो भाड़े पे ना ले, ना तो उसको खरीद सके, एंड वाइस वर्सा, कि जो मुस्लिम घेटोज है और वहाँ पर कोई हिंदू जा ना सके। और गुजरात के शहरों में फॉरेनर जो है, बाहर के लोग, वो दुकान या घर ले सकते हैं उन जगहों में जहाँ पर गुजराती मुस्लिम नहीं ले सकते। तो ये कई दशकों से चले आ रहा है। जो 2002 के बाद हुआ वहाँ पर, वो ये हुआ जो हमें भारत के और शहरों में दिखाई देता है, कि पॉलिटिक्स की बुनियाद जो है वो एक कम्युनल बेस पे खड़ी है। और हर चुनाव में कोई ना कोई हिंदू मुस्लिम मुद्दा बड़ा होके आ जाता है, और वोटिंग जो है बहुत हद तक इस बुनियाद पर होती है। तो जो गुजरात में हुआ था 30-40 साल पहले, वो आज पूरे भारत में हो रहा है। गुजरात में जैसे अभी आई थिंक 7वां टर्म होगा बीजेपी का, राइट? देखें, बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराने के बाद वहाँ पर कांग्रेस नहीं आई, तो उसको 30 साल से ज़्यादा होने को है। हुआ ये कि एक सरकार बीच में जो थी 90 के दशक में, जो जनता दल की सरकार थी, उसके गिरने के बाद भाजपा रही है पावर में। और भाजपा का एक गुट जो था शंकर सिंह वाघेला का, कुछ महीनों तक था सत्ता में, लेकिन पिछले 26 या 27 सालों से लगातार जो है वो बीजेपी ही रही है पावर में। बट ये जो सेग्रीगेशन बाय लॉ, ये 2002 के पहले से मतलब वहाँ पे बिल्कुल। फिक्शन था एक तरह का, या एक तरह का फियर ऑफ अननोन? नहीं, हुआ ये कि जब वहाँ पर दंगे हुए 1969 में हुए पहली दफ़ा वहाँ पर, उसके बाद लोगों को ये लगा, जो लोग सत्ता में थे कांग्रेस को, उनको लगा कि दंगों के बाद जो है वो शायद प्रॉपर्टी कोई छीन ले, और दंगा को यूज़ करके, दंगे को इस्तेमाल करके वो कोई एक मोहल्ले के जो रेट हैं प्रॉपर्टी को, उसको वो गिरा दे। तो इससे लोगों को बचाने के लिए ये कानून लाया गया। लेकिन हुआ ये कि बीजेपी के आने के बाद उन शहरों में, उन मोहल्लों में जहाँ पर कभी भी दंगा नहीं हुआ, वहाँ पर भी ये कानून को लाया गया, डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट। और उस कानून के तहत नोटिफाइड किए गए वहाँ के एरियाज, और उन मोहल्लों में जो, अगर मैं एज अ मुस्लिम या मैं एज अ हिंदू किसी दूसरी कम्युनिटी को अपनी प्रॉपर्टी देना चाहूँ, तो मुझे एक फॉर्म भरना पड़ता है, और सरकार ये तय करती है कि ये सेल या ये रेंट डीड आगे बढ़े या ना बढ़े। ये एक दखल अंदाजी है जो हम देखते हैं कि आज शादी में भी हो रही है, कि भाजपा के जो 8 राज्य हैं
और भी होंगे शामिल जो 2018 के बाद ये कानून लाए हैं कि अगर कोई दो कम्युनिटी के लोग को शादी करनी है तो ये सरकार तय करेगी फॉर्म को देखने के बाद कि ये शादी आगे जाएगी या नहीं और नामंजूर होगी। और दूसरा ये कि एक एडल्ट वुमन कोई स्त्री कहे कि मैं खुले दिल से किसी और दीन को मैं स्वीकार करती हूँ, सरकार ये मानने को नहीं तैयार। तो जिस शख्स से वो शादी कर रही है, जिस परिवार में वो जा रही है, उनको ये अप्रूव करना होगा कि वहाँ पर कोई कोअर्शन नहीं था। तो ये नए कानून हैं, लेकिन ये कानूनों की बुनियाद जो है कि डिस्ट्रस्ट हो, ये बिल्कुल ही गुजरात से आता है और वहीं से इसकी शुरुआत हुई। तो ये बेसिक जो गुजरात मॉडल ऑफ डिसरप्शन है, उसमें आप क्या पैटर्न देख रहे हैं जो 2012-13 तक सिर्फ गुजरात में था और उसके बाद अब पूरे देश में है? दो चीज़ें हैं मुख्य तौर पे। एक तो ये कि जो कैपिटल फॉर्मेशन है, उसकी जो इंटेंसिटी है, वो जो गुजरात में थी वो आज भारत में आ चुकी है। तो आप देखें तो चीन की जो इकोनॉमी है वो भारत से 6 गुना बड़ी है, लेकिन जो एशिया के सबसे दो अ, अमीर शख्स हैं वो गुजराती हैं, अदानी अंबानी। तो एक छोटी इकोनॉमी में ये दो शख्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो एक ये है। आज जो है भारत की इकोनॉमी, भारत की जीडीपी जर्मन जीडीपी से छोटी है, कम है हमारी, लेकिन बिलियनर यहाँ पर ज़्यादा है। तो ये जो एक क्लास बना है छोटा सा, बहुत ही अमीर, वो एक नई चीज़ है। दूसरी बात ये कि जो कानून कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 19 और 25 के खिलाफ थे, जहाँ पर हम इक्वालिटी देखें, डिस्क्रिमिनेशन देखें, राइट टू प्रोपेगेट देखें जो 25 है, हर जगह हमें दिखता है कि जो बीजेपी के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर ऐसे कानून आते हैं जो स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज़ को टारगेट करते हैं। 2015 से पहले मैंने तो ये बीफ लिंचिंग की जो आइटम है वो मैंने न्यूज़ में कभी नहीं देखी थी। जिन न्यूज़पेपर्स में मैं था, इस तरह की न्यूज़ आइटम थी नहीं। डेटा हमें ये कहता है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में 2015 में ये कानून आए, उसके बाद जो है लिंचिंग का मसला शुरू हो गया। और जो लव जिहाद के लॉज हैं वो 2018 से आते हैं और आज 8 या 9 राज्य में हैं। ये नई चीज़ें हैं। तो ये जो है एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो छत्र छाया है, जो स्टेट बीजेपी सरकारें हैं, उनको ना के सिर्फ बचा के रखती है, पर उनको प्रोत्साहित करती है कि आप ये काम करें। एक तरीके का पॉलिटिकल ऑडिशन हो गया है। बिल्कुल। और ये जो आइडियोलॉजी थी जो आज से 25 साल पहले एक दबी आवाज़ में हमें सुनाई देती थी, जब वाजपेयी थे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, तो इतने खुले तरीके से ये आवाज़ नहीं आती थी कि ये इस ढंग के कानून बनने चाहिए। और ये जो कॉन्फिडेंस आया है बीजेपी में, ये बिल्कुल ही एक गुजरात से आया हुआ है कि वहाँ पर जो चीज़ काम कर चुकी है उस चीज़ को लगाना है बाकी के भारत में। कई लोगों ने कहीं अलग समय पर प्रधानमंत्री को फैसिस्ट बुलाया है, तो उनमें आपको क्या टेंडेंसीज दिखती हैं फ्रॉम द टाइम ही बिकेम चीफ मिनिस्टर टू नाउ दैट कुड क्वालिफाई हिम एज अ फैसिस्ट? कॉन्फिडेंस एक चीज़ होती है कि मैं जो चीज़ को मानूं उस चीज़ पर मैं
निर्भर रहूं। एक और चीज़ होती है, वो है डाउट, कि मैं कोई चीज़ को मानूं लेकिन ये मैं जानता हूं कि मेरे पास या तो पूरा डेटा नहीं है, या तो मेरे पास इतना तजुर्बा नहीं है कि उस डेटा को मैं ठीक से समझ पाऊं। मोदी में एक सर्टिट्यूड है, जिस जिस लफ्ज़ के मायने हैं कि वो जो मानते हैं और जानते हैं उस पे वो अड़े रहते हैं। और कोई प्रधानमंत्री जो है वो नोटबंदी कर पाते, ये मैं नहीं मानता, क्योंकि उसमें बहुत से सवाल हैं कि क्या होगा, ये कोई जानता नहीं। और जो लोग जानते हैं, जिन लोगों में डाउट है, वो ये मानते हैं कि सब कुछ सही होगा, इसके बाद ये लगता नहीं है कि इसका जो असर है ये काफ़ी हद तक नेगेटिव होगा। तो एक ये उनमें एक जो उनका फैन बेस है, जो सर्टिट्यूड को सेल्फ कॉन्फिडेंस मानकर उसको एक अच्छी चीज़ बताता है, मेरा ये मानना है कि ये शायद अच्छी चीज़ नहीं है कि सर्टिट्यूड होना किसी में ये लीडर की एक वीकनेस है। एक ये है। दूसरा ये कि कॉन्फ्रंटेशन से वो डरते हैं कि जहाँ पर उन्हें लगे कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी लीडर के साथ कोई गड़बड़ होने वाली है, तो वहाँ पर या तो वो जाते नहीं, या तो वो जवाब नहीं देते। ये जब वो सीएम थे तभी भी ऐसा था? तब ये कम था ऐसा। जब एक ये साउंड इज ओके। प्रथा शुरू हुई इराक के बाद, जब जॉर्ज बुश पे किसी ने एक जूता फेंका था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसके बाद जो है मोदी साहब के जब रैलियां होती थी तो उनके स्टेज के आगे एक जाली को लगाया जाता था कि शायद कोई फेंके ना। जी। एक ये है। दूसरा ये कि जहां पर मोदी को लगे कि उनकी जो पर्सनल रेपुटेशन है उसको ठेस पहुंचेगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मोदी लद्दाख से पहले शी को 18 बार मिले थे। अब मेरी और आपकी दोस्ती है, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपसे मिला हूँ। अगर आप मुझसे कोई गड़बड़ करें, मैं पहली चीज़ आपका नंबर डायल करके आपको फ़ोन करूँगा कि क्यों ये कर रहे हो भाई। लेकिन उससे होगा ये कि मुझे आपके साथ एक कॉन्फ्रंटेशनल सलूक मुझे रखना होगा। अगर इस चीज़ से मैं डरता हूँ और ये नहीं चाहिए मुझे, तो मैं कहीं और देखूँगा। आप जो कर रहे हैं वो रुकेगा नहीं, लेकिन मुझ पर जो आँच आने वाली थी, मेरे नज़दीक मैं जो समझता हूँ आँच है, वो नहीं आएगी, देश का जो भी हो। मणिपुर में भी यही हमें दिखता है कि अगर कोई सचमुच में राष्ट्रवादी हो, तो वो अपनी स्लीव्स रोल करके कूद पड़ता अंदर कि मेरे ही लोग आज एक बंटवारे में हैं। जो वहाँ पे जो सबसे बड़ा गुट है मेते का, वहाँ के जो अफसर है, पुलिस अफसर है, जज हैं, जो आईएएस अफसर हैं, वो और दूसरी साइड नहीं जा पा रहे। वहाँ पे बिल्कुल ही उसी तरह सामने वाले जो लोग हैं वो यहाँ नहीं आ पा रहे। ऐसी जगह में जाके ना कि सिर्फ जो हिंसा हो रही है, जो दंगे हो रहे हैं उनको मैं रोकूं, लेकिन मैं कुछ तो कोशिश करूं वहाँ पर जाके कि चीज़ संभल जाए। पर वो नहीं गए, और वो नहीं गए इसलिए कि उनको लगा कि मेरी कोशिशों के बावजूद ये रहेगा, और उस वजह से जो मैं कोई कोशिश करूं और वो असफल ना हो तो वो आँच आएगी मुझ पर। तो ये ठीक नहीं है, ये मैं मानता हूँ। और एक तीसरा एग्जाम्पल है कि कोविड का जब सेकेंड वेव हुआ, सो 2021 में मई में 20 दिन तक मोदी जी छुप गए थे। जब लाशें बाहर थी, ऑक्सीजन की कमी थी, तब वो भाग गए। तो ये नॉन कॉन्फ्रंटेशनल स्टाइल है, जो कि एक बड़ी अजीब चीज़ है, क्योंकि यही शख्स
अपनी छाती के बारे में बात करेगा, यही शख्स अपने स्लो मोशन वीडियो बनाएगा, यही शख्स कहेगा कि मैं G20 का असर भरा हूँ वगैरह। तो एक डिस्कनेक्ट है इन दोनों चीज़ों में। पर लीडरी दिखाई देती है जहाँ पर मुश्किलात हो, ना कि जहाँ पर आपका पोस्टर बड़े फोटो के साथ छपे। तो जहाँ पर कठोर लीडर ही चाहिए, हार्ड लीडरशिप। नेहरू के बारे में लोग कहते हैं कि वो जंग हार गए, वो ठीक है। वो जंग आप तब हारोगे जब आप जंग को लड़ोगे ना, जब आप ये कहोगे कि नहीं वो तो कामरा तो मेरे घर में आया ही नहीं है, तो फिर आप जंग जब करोगे नहीं तो तब आप जंग को आप कभी हारोगे नहीं। तो ये है उनका। एज अ लीडर उनका यूएसपी एक साइड पे साइको फैंस ये बोलते हैं कि ही इज़ अ डिसीजन मेकर, और जब चाइना पे उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जो उचित समझो वो करो। तो ये कैसी डिसीजन मेकिंग है? जब कोविड का फर्स्ट वेव आया तो आपने जो फ्लाइट से आया रुका कोविड था उसको पूरे देश में लॉकडाउन करके आपने रुका दिया, और दूसरे वेव में जब आपको मैनेज करना था वही इल प्लान लॉकडाउन का जो ब्रेकआउट था, तब आप निकल गए। नेशनलिज्म तो बहुत दूर, पेट्रियोटिज्म बहुत दूर, बट हाँ ये सब टेंडेंसीज फैसिज्म के ज़्यादा करीब लग रही है। और सही बात है। और दूसरा ये कि एक दिखावा है इसमें कि जहाँ पर मैं रोब जमा सकूं और मैं दिखा सकूं मेरा, उन लोगों पर जो कि डंडों के बलबूते पर अपने घर पे हैं, जिनके पास खाने को नहीं, जिनके पास नौकरियां नहीं, उनको आप डंडा और बंदूक के डर से आप उनको लॉकडाउन में रखें। जो लोग मर गए अपने घर पहुंचते पहुंचते, उन लोगों पर आप रोब जमा सकते हो। और ये इसको एक स्ट्रॉन्ग मैन की एक्ट की तरह लोग देखेंगे। लेकिन जहाँ पर सही में एक स्ट्रॉन्ग मैन हमें दिखाई देना चाहिए, वहाँ पर दिखता नहीं है वो। बट व्हाट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर्स पर्सनालिटी और वे ऑफ ऑपरेशन, जैसे वो ऑपरेट करता है, उससे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या बदलाव आए हैं लास्ट 12 साल में? 2014 में मनमोहन सिंह के वक्त जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल थी। पहली ये कि भारत की समृद्धि के लिए विदेश में जंग ना हो, अमन हो, शांति का माहौल हो। और अगर ये ना हो और जो कहीं पे जंग हो, तेल के भाव बढ़े, भारत में जो लोग हैं जो खाड़ी में काम करते हैं, उन लोगों पर कोई आँच आए, वो ना हो। तो भारत की विदेश नीति इन चीज़ों पर फोकस करे कि दुनिया में शांति बनी रहे। दूसरा ये कहना था सिंह का कि भारत दक्षिण एशिया का एक हिस्सा है और हिस्सा रहेगा यहाँ पर, और इसलिए भारत को अपने पड़ोसियों के साथ नाते ठीक रखने चाहिए। तीसरी बात सिंह ने कही थी ये कि भारत की जो विदेश नीति है और जो नीतियां हैं वो उन आदर्शों पे आधारित हो जो भारतीय लोग को प्रिय है। 2 चीज़ें, और डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म, कि भारत जब बाहर जाएगा तो इन दोनों चीज़ों को लेकर जाएगा कि हम ये देश हैं, एक सेक्युलर, इंक्लूसिव, प्लूरलिस्ट और डेमोक्रेटिक देश। मोदी का जो मैनिफेस्टो है 2014 में 2 नई चीज़ लाता है। पहला ये कि भारत को दुनिया विश्व गुरु माने, ये मैनिफेस्टो में है। दूसरा ये कि भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट दी जाए। अगर हम विश्व गुरु हैं तो फिर ये सिक्योरिटी काउंसिल की सीट क्यों चाहिए? जो चेले हैं बाकी के दुनिया में, वो आएंगे गुरु जी के पास। और दूसरी बात ये कि मैनिफेस्टो में या मैनिफेस्टो के बाहर ये किसी को बताया नहीं गया कि ये सीट मिलेगी कैसे। जो 2/3 बहुमत आपको चाहिए जनरल असेंबली में, वहाँ पर भारत का दावा किस बुनियाद पर
हाँ, एक्सेप्ट हो गया। ब्राज़ील या जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया जो लोग नहीं हैं अभी सिक्योरिटी काउंसिल में, उससे हमारा दावा बड़ा या ज़्यादा मजबूत क्यों है, वो समझाया नहीं गया। और ये बात भी नहीं समझाई गई कि ये मान लीजिए कि ये हासिल हो गया और ये हमें सिक्योरिटी काउंसिल का वीटो हमें मिल गया, उसको लेकर हम करेंगे क्या? क्या चीन को हम धक्का मार के हम लोग निकाल देंगे लद्दाख से? यहाँ पर जो बेरोजगारी है वो क्या कम हो जाएगी? जो खाड़ी में आज युद्ध हो रहा है वो रोक पाएंगे हम? इस पावर से क्या होगा? ये पावर एक वीटो का पावर है। इसी पावर को लेके यूके या फ्रांस ने किया क्या है? चीन जो पिछले 35 सालों में निकलकर एक राइजिंग पावर बना है, वो अपने वीटो के बलबूते पर नहीं बना। इसलिए बना है कि उनकी जो आर्थिक नीतियां हैं, उनके जो लोग हैं, जो प्रगति की है उन्होंने आर्थिक मामलों में, उस बलबूते पर है। मैनिफेस्टो में ये था कि भारत को एक विश्व गुरु बनना है या लोग माने भारत एक विश्व गुरु है? विश्व गुरु का जिक्र है मैनिफेस्टो में। हाँ, और तो ये दोनों बहुत कंफ्यूजिंग चीजें हैं, बिकॉज अगर मैं 6 फीट लंबा हूँ तो आपको मानने की ये जरूरत नहीं है। नहीं, आप मुझे टेप निकालिए और देख लीजिए कि हूँ कि नहीं। ये एक एक सेंटिमेंट है जो दिखाई देता है हमें सब जगह भारत की फॉरेन पॉलिसी में, कि हमें जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए वो हमें दिखता नहीं है, आप हमें रिस्पेक्ट दीजिए। तो और कोई देश ये नहीं कहता कि हम G20 के नेता बन गए हैं, क्योंकि ये एक रोटेटिंग प्रेसिडेंसी है, ना कि कोई प्राइज है या कोई अचीवमेंट है। लेकिन हम ये कहते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि दुनिया को ये कहना चाहिए कि भारत एक गुरु है दुनिया का, और भारत से सीखें लोग। दूसरा ये, तो ये दो चीज़ें थी अलग। और इसके बाद जो है, जो भारत ने किया, वो भी एक हद तक अब हटके है, जो कि भारत की नीतियां थी पहले की वहाँ से। तो ख़ास तौर पे 2018 में ट्रम्प की जो पहली सरकार थी, तो उन्होंने एक इंडो पैसिफिक एक स्ट्रैटेजी का पेपर उन्होंने निकाला कि चीन को रोकने के लिए, चीन जो कि पैसिफिक में राइजिंग पावर है या फिर एक रीजन पावर है, उसको रोकने के लिए हम उसको इंडो पैसिफिक एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और 3 मिलिट्री जो ट्रीटी है, बेका, कॉमकासा, लेमोआ नाम है इन 3 का, उनमें हम भारत को शामिल करेंगे और भारत एक काउंटर बैलेंस बनेगा चीन और चीन के खिलाफ। ये अमेरिका का प्लान। बिल्कुल। और ये लव्स प्लान में है कि भारत एक काउंटर बैलेंस बनेगा। तो हम इसमें क्यों शामिल हो रहे हैं? क्या लेना देना हमारा? इससे हमें फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है? बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर लोगों को बताए कि हम ये कर रहे हैं, इन 3 चीज़ों पर हमने दस्तखत कर दी। चीन का जो रवैया था, चीन का जो रिस्पॉन्स था, हमने लद्दाख में देख लिया कि भारत ये जो नौटंकी कर रहा है दरिया में, भारत की मिलिट्री को हम ज़मीनी तौर पर बिजी रखेंगे वहाँ पर। और वो अब हो गया, ये 3 जो साइन किए डॉक्यूमेंट्स। अगर आप ये कह रहे हैं कि बिकॉज हम खुल के जाके अमेरिका के चीन की तरफ जो विरोध था उसमें शामिल हुए, क्या उसका हम लद्दाख में ढो रहे हैं अब? क्या उस बात के लिए, मतलब आई एम श्योर कोई लीनियर ऐसा ए टू बी का पॉइंट नहीं होगा, बिकॉज उसके पहले तो चाइना वाज प्रीटी मच। या तो मैं ये मान के चलूं कि चाइना एक बहुत ही क्रोधित, बहुत ही एंग्री पावर है जो इन चीज़ों को करना चाहता है, या मैं ये मानूं कि वो बिल्कुल ही कोल्ड, एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की बुनियाद पर जो चीज़ करता है वो करता है। आई थिंक वो तो मतलब इतना बड़ा बॉर्डर वो रशिया के साथ शेयर कर रहा है बिना कॉन्फ्लिक्ट के। वहाँ पे पुतिन बोलते हैं कि ठीक है चाइना गेम्स हो जाएंगे उसके बाद हम अटैक करेंगे, तो शी बोलते हैं थैंक यू उसके लिए। द थिंग इज दैट दे सीम टू बी अलाइंड, और हमको ट्रम्प ने खींच लिया एज अ काउंटर बैलेंसिंग फोर्स। बिल्कुल। और उसके बाद चाइना का जो रवैया रहा है भारत की तरफ, वो बिल्कुल मतलब ईयर बाय ईयर
they are degrading us further and further. एक बात सही है कि आप थोड़ा पीछे हट कर देखें तो ये बात ठीक है कि कोई न्यूट्रल पार्टी इसको देखे तो वो चीन और भारत को एक ही दर्जा नहीं देगी, नहीं दे सकते। क्योंकि इकोनॉमी में, डिप्लोमेसी में, युद्ध में चीन बहुत ही आगे निकल चुका है, पेटेंट में, इनोवेशन में, सभी चीज़ों में। पर एक और चीज़ है इसमें, वो ये है कि भारतीयों को ये नहीं बताया गया कि हमारे जो चीन के साथ मसाइल हैं, जो दो हैं मुख्य, एक तो लद्दाख में और नॉर्थ ईस्ट में है दूसरा। तवांग की मॉनेस्ट्री कहाँ पर टैक्स देती थी 47 से पहले, और तारीख क्या है उसकी, वो बहुत से लोग नहीं जानते कि वो तिब्बत को देती थी, ना कि भारत को। और दूसरा कि जो डोगरा जर्नैल जो हैं, जो पहली दफ़ा जो लद्दाख में जाकर एक दफ़ा उन्होंने मानसरोवर में स्नान किया, उससे पहले 150 साल पहले लद्दाख और भारत की तारीख क्या थी, और जब अंग्रेज़ गया छोड़ के भारत, तो वो लाइन कहाँ पर थी। वो ये सब चीज़ें हमें ना तो हमें पढ़ाई जाती है स्कूल में, ना तो ये डिप्लोमेसी का बेस है हमारा। हम यही मान के चलते हैं कि हमारे साथ जो हुआ है वो सही नहीं हुआ, और अगर आप इस रोड पे आप जाओगे तो फिर उसका नतीजा जो दिखता है हमें वही होगा। आज भारत एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, इस वजह से, क्योंकि एक तो ये कि हमारा जो मैप है वो एक एंथ्रोपोमॉर्फिक मैप है, जो एक शख्स की शक्ल में दिखता है, और वहाँ पर हम ये नहीं चाहते कि कुछ चीज़ें ना हो, क्योंकि एक माता का जो फिगर है वो अखंड होना चाहिए और वो पूरा होना चाहिए। और इसमें ख़ास तौर पे ये लोग जो हैं, बीजेपी के लोग, कोई भी इसमें चेंज की बात नहीं कर पाएंगे। तो ये मैं मानता हूँ कि ये एक मुश्किलात है जिससे वो निकल नहीं पाएंगे। जैसे जितना मैं देख रहा था बिटवीन से द इयर्स ऑफ मनमोहन सिंह, हमारा कोई खास रिश्ता अफगानिस्तान के साथ नहीं था। ना ही हमने उनको इंडिया की ज़मीन यूज़ करने दी किसी तरह से अफगानिस्तान को दबाने के लिए अमेरिका को। ना ही हमने अफगानिस्तान को कुछ खासा एड भेज दिया जैसे अमेरिका की नज़र में हम आ जाए कि हम। पर आज मैं देख रहा हूँ कि हम एक तरह, मोदी जी बोलते हैं कि गुड तालिबान बैड तालिबान नहीं होना चाहिए, तालिबान बैड ही है। फिर उसके बाद तालिबान के साथ आप रिश्ते बना रहे हो, वो यूपी आए हैं, मतलब इट्स जस्ट समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। दुनिया समझ चुकी है कि भारत की जो डिप्लोमेटिक सोच है, भारत का वर्ल्ड व्यू है, बहुत ही छोटा होते जा रहा है। हो चुका है। हाँ। हमें नज़र आता है सिर्फ पाकिस्तान। भारत की जो स्पर्धा है आज, वो पाकिस्तान के साथ है। ये एक और चीज़ बहुत कम लोग जानते हैं कि मोदी जब आए सत्ता में 2014 में, बांग्लादेश की पर कैपिटा जीडीपी भारत से 35% कम थी। $1100 तकरीबन उनकी थी, और $1500 तकरीबन हमारी थी। वो आज सेम हो चुकी है। हम चीन के बराबर तो नहीं आए, बांग्लादेश भारत के बराबर आ गया। पर जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो बिल्कुल ही एक आउटवर्ड लुकिंग थी कि हम दुनिया को देखते थे, नेहरू बंदूंग में, या फिर इजिप्ट के साथ सुएज कनाल में, वियतनाम वगैरह, जितनी भी जगह पर भारत एक ग्लोबल फोर्स था, आज नहीं है। आज हम सिर्फ ये चाहते हैं कि दुनिया माने कि जो पिछले साल जो जंग हुई वो हम जीत गए। और अगर आप ये ना कहें या इस बात पे आपके पास कोई टिप्पणी ना हो, तो हम आपको याद दिलाएंगे कि ये ऑप सिंदूर था, और हम ये जीत कोई गए। देश ने नहीं माना ना, हम कोई देश ने नहीं माना। ये लोग ने इतना भेजा सबको देखें, मेरा और आपके बीच कोई मसला है, वो 3 चीज़ों से वो मसला हम सुलझा पाएंगे। एक तो ये कि हम बातचीत करें, वो बातचीत हम करना नहीं चाहते पाकिस्तान से। दूसरा ये कि हम किसी थर्ड पार्टी को लाएं, मीडिएटर, वो भी नहीं चाहते हम। तीसरा जंग। लेकिन जंग जीतने के लिए मुझे आपको मजबूर करना होगा कि मैं जीता। अगर मैं आपको मजबूर नहीं कर पाया तो मैं नहीं जीता।
जो चीज़ मुझसे आपसे लेनी है वो ये मजबूरी है। इफ आई कांट डिफीट यू फिजिकली वायलेंटली एंड आई एक्सेप्ट यू दैट जापान को साइन करने पड़े दस्तखत, और जो डॉक्यूमेंटेशन था सरेंडर का वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी को, जापान को, उसके बाद लोग ये मानेंगे कि जापान हार गया। अगर ये नहीं है तो जीत आपको दिखानी होगी कि किस बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं कि ये मैं जीत गया। और जीत गया ये मानकर के जब तब मेरा प्लेन गिर गया था, मेरा जो पायलट था वो वहाँ पर था, उन्होंने भेज दिया वापस। इस दफ़ा भी ये मैं कह रहा हूँ कि मेरे जो विमान हैं उन्होंने मार गिराए, लेकिन फिर भी मैं जीत गया। जी। तो दुनिया को शायद आश्चर्य तो नहीं, लेकिन एक प्रश्न है कि ये क्यों आप कह रहे हैं कि आप जीत गए, हुआ क्या? जंग जीतने का मतलब ये कि ज़मीनी तौर पर कोई पॉलिटिकल चेंज आए, सामने वाले को मानना होगा, सीज़फायर मांगे, या कोई सीज़फायर मांगे। अगर कोई थर्ड पार्टी ये ऐलान करती है आपसे पहले कि ये जंग रुक चुकी है, जो कि हुआ इस दफ़ा कि ट्रंप ने ट्वीट किया कि मेरे कहने पर इन लोगों ने बंद किया, तो ये जीत नहीं है। पर जो फॉरेन पॉलिसी है हमारी इसी चीज़ पर अड़ी है कि ये छोटी मोटी चीज़ों पर आज दुनिया में जो हो रहा है, जो हम भुगत रहे हैं कि जो $60 का जो क्रूड था वो आज 100 का हो गया, जो फर्टिलाइज़र है वो नहीं आ रहा, जो 1 करोड़ लोग, देखें आप खाड़ी में जो जीसीसी के देश हैं वो 6 देशों में से 5 के देश की जो आबादी है उनको मिलाकर जो लोग हैं, उनके जो शहरी हैं, उनके सिटीजन्स, उनसे ज़्यादा भारतीय हैं वहाँ पर। एब्सोल्युटली 1 करोड़ लोग हैं वहाँ पर। कतर, यूएई, बहरीन, ओमान, सबको मिला के ज़्यादा हैं हमारे लोग। हमें हमारी भलाई इस चीज़ में थी कि ये जंग शुरू ना हो, लेकिन जहाँ पर उनकी नौका, उनकी जो नौसेना थी वो तैनात थी, जंग शुरू होने वाली थी, घंटों पहले हम वहाँ गए और हमने ये मेडल लिया वहाँ से, इज़राइल से, जानते हुए कि ये जंग होने वाली है। फादरलैंड भी बोल फादरलैंड बोल दिया उनको। ये ना तो हमने ठीक किया, ना तो ये एक बड़े देश की एक निशानी है, एक कॉन्फिडेंट देश की जो ये मानती है कि दुनिया में जो चीज़ें होती है उन पे मेरा कोई प्रभाव पड़े, वो नहीं है आज। आज सिर्फ हम पाकिस्तान तक सीमित है और एकदम छोटी हो चुकी है हमारी सोच। और वो भी काफ़ी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान जेडी वैंस बुला के नेगोशिएट कर रहा है, यहाँ पर जितनी जलन हुई उस चीज़ के बारे में, ये तो अच्छा हुआ कि वो कहीं दूर नहीं गया, कि कोई समझौता हुआ नहीं वहाँ पर। अगर जो कोई समझौता हो जाता, यहाँ पर बहुत सी जलन होती, मीडिया में भी होती, क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो एक छोटापन है हमारा कि हमारी स्पर्धा सिर्फ पाकिस्तान के साथ है, ये सिर्फ एक सियासी चीज़ नहीं है, कुछ हद तक समाज में है, लेकिन बहुत हद तक ये मीडिया में है कि ये इन लोगों से हम बेहतर हैं और इन लोगों को हमें कोई सबक सिखाना है। ये है एक सोच। जैसे हमने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में डिस्कस किया, जैसे उनका राइज रहा एज अ चीफ मिनिस्टर, फिर उनकी कैंडिडेट, उन्होंने अपना टॉवल डाला फॉर पीएम और फिर बन भी गए। क्या अमित शाह का रोल कॉन्स्टेंटली सेम रहा थ्रू आउट दिस 25 ईयर जर्नी? और एक तरीके से हाँ और एक तरीके से ना। जो ना का तरीका है वो ये है कि जो 1 डज़न साल जो मोदी वहाँ के सीएम थे, वहाँ पे शायद 9 साल तक जो है अमित होम मिनिस्टर रहे, लेकिन उनको कैबिनेट दर्जा दिया नहीं गया कि कैबिनेट रैंक जो है वो मोदी के पास ही रहा। वो सीनियरिटी जो थी वो आज आई है और 2014 के बाद उनको मिली है, वो तब नहीं थी। लेकिन जो उनके कॉन्फिडेंट हैं, उनके जो सबसे उनके जो करीब है, वो ही रहे हैं पहले से। मगर उनको एक हेयर की हैसियत से, एक विरासत की हैसियत से, वारिस की हैसियत से देखना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जो मोदी का जो करिश्मा है, जो उनकी जो पुल फैक्टर है उनका, बहुत से जुदा जुदा गुठों के साथ,
मिडिल क्लास वर्ग जो हैं, हिंदुत्ववादी जो लोग हैं, न्यू इंडिया जो चाहते हैं वगैरह, जो भी आप उस चीज़ को मान मान के चलें, और कोई भी बीजेपी नेता के पास नहीं है, अमित शाह के पास भी नहीं। तो ये एक मोदी की छत्र छाया में है वो, और मेरा ये मानना है कि रहेंगे। ये मोदी जानते थे 2002 में भी, और यही वजह होगी कि उनको कैबिनेट का रैंक 9 साल तक नहीं दिया। बेसिकली देयर इज नो वे दैट कि ये सक्सीड करेंगे मोदी से। कौन करेगा ये मैं नहीं जानता, क्योंकि ये एक मुश्किल चीज़ है। जब मैं आपसे ये कहूँ कि मैं इंडिस्पेंसिबल हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मेरी ही छाती सिर्फ 56 इंच की है, नेहरू तो बेकार आदमी था, मेरे माजी में जितने भी पीएम थे वो सब ठीक थे, लेकिन मैं एक अलग चीज़ हूँ। ये फिर कोई और किसी और का आना फिर मुश्किल है। होगा ये कि जैसा कि आइडियोलॉजिकल पार्टियों में होता है, जब कोई एक एक्सट्रीम आदमी जाता है या एक एक्सट्रीम औरत जाती है, लड़ाई उनके राइट पर होती है कि मैं और एक्सट्रीम हो। बिल्कुल। तो ये होगा जब ये जाएंगे, तब एक कॉन्टेस्ट होगा बीजेपी में कि सबसे एक्सट्रीम कौन है, और वो एक्सट्रीम नेता के और देश को नीचे ले जाएगा। इतनी आसान चीज़ नहीं है ये भारत जो है सदियों तक इस लिए अड़ा रहा है। अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि यूनानो मिस्र और रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कि एंशिएंट ग्रीस, रोम, इजिप्ट नहीं है अभी, मिस्र कहते हैं उसको, लेकिन वी आर स्टिल हियर। और उसकी वजह यह है कि ये एक मॉडरेट देश है और डाइवर्स जॉब। बिल्कुल। जब मैं और आप इस स्टूडियो को छोड़कर बाहर जाएंगे, हमें ये चीज़ें दिखाई नहीं देगी जो मीडिया पर या पॉलिसीज़ में या नेताओं के स्पीचेस में दिखती है कि यहाँ पर जंग हो रही है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम कंटेस्ट। हाँ नहीं है, ये बेकार बात है। तो एक्सट्रीमिज़म जो है यहाँ के पानी में नहीं है, और इनके जाने के बाद जब भी होगा ये मुश्किल होगी बीजेपी में कि कौन सा रास्ता वो फिर पकड़े जिससे सत्ता में वापस आ सके। बट जैसे एक टाइम पे कहते हैं कि नेहरू, पहले तो मेरे को तो दिल दुखता है जब नेहरू और मोदी एक सेंटेंस में बोलना पड़ता है। बट जैसे जब नेहरू एक समय पे बोल रहे थे कि बस यार मेरे से जितना हुआ मैं अब जा रहा हूँ, विल ही एवर लीव ऑफिस व्हाइल अलाइव? इट इज़ अनलाइकली आई थिंक, क्योंकि एक तो ये कि बीजेपी के अंदर जैसे कि आरएसएस में लीडरशिप डिस्प्यूट नहीं होते। आरएसएस एक रेयर संस्था है दक्षिण एशिया में जो टूटी नहीं है 100 साल तक। एक वजह यह है कि एक बार जब आप नेता बन जाए उसके, तो फिर आप जो कहेंगे वो चलेगा। एक ऑटोक्रेटिक स्पेस है वो। बीजेपी बिल्कुल ही वैसी है आज। तो एक ये है, लेकिन एक मज़ेदार बात ये है कि हम ये बातचीत हम मई 2026 में कर रहे हैं। कुछ दिनों में, 10-12 दिनों में शायद कम, मोदी का 13वां साल शुरू होगा एज अ पीएम। नेहरू के 13 साल आप गिने तो आप जाएंगे 47 से लेकर 1960 तक। जितनी भी चीज़ें हम नेहरू के साथ जोड़ते हैं, वो साइंटिफिक चीज़ें हों, इसरो, पीआरएल वगैरह, वो एजुकेशनल चीज़ें हों जैसा कि एनआईडी, एम्स, आईआईटी वगैरह, एफटीआई, सारी चीज़ें 1960 के पहले की हैं। कि कोई चीज़ को कंसीव करना, उसके बारे में सोचना, उसको खड़ा करना और उसको चलाना बड़ी बात है। ये भारत में मुश्किलात क्या है कि हम इंस्टीट्यूशंस बना नहीं पाते, और जो बने हुए आते हैं हमारे पास, हम उनको ठीक से हम उनको फिर चला नहीं पाते।
नेहरू ने इंस्टीट्यूशंस बनाए ऐसे जो अब तक चल रहे हैं। मोदी के 13 सालों में इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग नहीं हुआ। जो एक चीज बहुत से फैनफेयर के साथ आई, नीति आयोग, वो कहाँ है आज कोई नहीं जानता, आयु- उसका काम क्या है, कोई भी चीज। और इसका कारण ये है स्किल कि इंडिया, वन बैड आइडिया आफ्टर अनदर। कोई चीज पे आप बगैर सोचे उसका एक एक्रोनिम बना के आप उसको दे दोगे तो वो नहीं चलेगी। जब एक प्रधानमंत्री एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के क्रिएटिव ऑफिसर, वो भी एक खराब एडवर्टाइजिंग एजेंसी के क्रिएटिव ऑफिसर जैसे ही काम करे, तो यही आउटपुट हो गया। हाँ, ये नीति आयोग, बिल्कुल स्किल बिल्कुल। इंडिया। भले ही आपने 3 या 4 आईआईटी पहले से आपने कंसीव करके बनाई हो, मैंने जो 12 बनाई बाद में, वो मैं मानता हूँ कि एक बड़ी चीज़ है आपसे, ये झूठ है। वो प्रोजेक्ट को देखना कि हमें एक साइंटिफिक आउटलुक चाहिए, हमको ऐसी चीज़ें बनानी है, ऐसी संस्थाएं बनानी है जो मेरे 60 साल जाने के बाद भी दुनिया कहेगी कि ये सही जगह है, यहाँ से जो बंदे निकलते हैं वो सही है। बहुत ही मुश्किल चीज़ है ये कर पाना। और इस वजह से ये मैं मानता हूँ कि आपकी बात बिल्कुल सही है। ये मेरा भी यही मानना है कि एक सेंटेंस में दोनों को साथ में लेना ये अ, अ, अनुचित तो है ही, लेकिन हास्यास्पद भी है। ये कोई 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 बात नहीं है इसमें। हाँ, एक आप देखें तो 1945 के बाद जो है नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद लफ्ज़ जो है वो यूरोप में एक नेगेटिव लफ्ज़ हो गया, कि क्योंकि राष्ट्रवाद को जोड़ा गया ज़मीनी कॉन्क्वेस्ट से, कि जर्मनी जो है वो चाहता है कि पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, डेनमार्क, सब उसकी भाषा रूस, बोले। सब उसकी भाषा बोले, वो ले लें सारी ज़मीनें। लाखों लोग मरे उसमें। नेहरू का जो नेशनलिज्म है वो ज़मीनी नेशनलिज्म था। आज हम बैठ के कह सकते हैं कि वो शायद नेगेटिव था, पर वो सही नेशनलिस्ट था। वो ज़मीन छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं था। लोग कहते हैं कि पार्टीशन, बंटवारे के लिए वो जिम्मेदार है। सबसे बड़ी चीज़ है कि पार्टीशन के बाद जब गोरा गया यहाँ से, नेहरू ने एक चीज़ नहीं छोड़ी। जहाँ पर जंग नहीं करनी थी वहाँ पर भी उसने की, क्योंकि वो एक सच्चा नेशनलिस्ट था। वो मैं शायद ये मानूं कि नेशनलिज्म सही ना हो, लेकिन वो बिल्कुल ही मानता था। यहाँ पर एक ढकोसला है कि मैं बोलूं राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, लेकिन राष्ट्र के हित में जो जो मुझे करना है इकोनॉमी के बेस पर या लोगों के बेस पर, ये मैं या तो ना करूं या तो वो चीज़ करूं जो डैमेज करे लोगों को। तो हास्यास्पद है ये कहना कि नेहरू और मोदी को एक ही लाइन में जोड़ना। काफ़ी ये लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक इनका जर्नलिज्म भी इज जस्ट लाइक इट्स रनिंग अराउंड मोदी एक तरह से। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जस्ट टू बी श्योर ऑफ अ फोर्थ टर्म ही में हैव अ मिड टर्म इलेक्शन इन इंडिया, बिकॉज ही इज केपेबल ऑफ सच इराटिक आइडियाज। आई होप नॉट, फॉर 2-3 रीजंस। एक तो ये कि बगैर कोई दवाई लिए बुखार को पूरी तरीके से बॉडी से निकल जाना चाहिए नेचुरली। तो ये जब तक रहेगा, जितनी भी आइडियाज है, 12 साल तो हो चुके हैं। अब मैं सिर्फ बोलूं न्यू इंडिया वगैरह, चीन आगे निकल गया, बांग्लादेश आपके बगल में आ गया, एट सम पॉइंट द डेटा विल कैच अप, एंड आई थिंक इट हैज़ ऑलरेडी कॉट अप। अब ये बात जो हम 12 या 15 साल पहले हम जो चीज़ें कहते थे वो आज नहीं कहते, क्योंकि हमने वो अरसा देखा है। अब पता है लोगों को कि 10 साल से पहले चीन के साथ हमारी स्पर्धा होनी चाहिए। ये लोग बात तो करते थे कि कुछ हो ऐसा, अब तो बात भी नहीं करते हम। आई डोंट नो कौन सी मैगजीन का कवर था, बट उसमें लिखा था दिस डेकेड विल बी द राइज ऑफ द ड्रैगन और द राइज ऑफ द वी वर आइडेंटिफाइड एज लायन और टाइगर। एंड आई थिंक अभी तो ऐसा कोई कुछ हमसे हो सकता था। मान लीजिए कि जब मोदी आए और 2014 में उन्होंने एक लोगो बनाया मेक इन इंडिया, नीति आयोग ने ये कहा कि भारत की जो डेवलपमेंट का जो रास्ता है वो मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में शेयर जो है वो 16% था 2014 में।
नीति आयोग का एक डॉक्यूमेंट है जो कहता है कि 2021 तक ये 16 से लेकर 25 तक जाएगा। आज वो 13% है। ना कि आपने बढ़ाया उसको, ना कि उसको रखा जहाँ पर था, आप पीछे आए हैं। तो जो चीज़ आपको करनी थी, जो चीज़ आप अपने आप से कह रहे थे कि मैं इस चीज़ को करके भारत को मैं डेवलप करूँगा, वो भी आप नहीं कर पाए। ये है वजह कि हमने बात करना भी बंद कर दिया है इस बारे में कि डेवलपमेंट हो, चाइना के साथ हमारा मुकाबला हो, कुछ नहीं है अब। अब सिर्फ यही है कि कोई पड़ोसी है हमारा, पाकिस्तान, फोकस सिर्फ वहाँ पर है। और ये रहेगा क्योंकि हम एक कंफर्ट जोन में है जहाँ तक पाकिस्तान का मसला है। भारत एक अकेला देश होगा शायद इजराइल को छोड़कर जो ये चाहता था कि जो बातचीत हो रही थी इस्लामाबाद में वो ना हो। वो या तो ना हो या तो वो सफल ना हो। बाकी जो दुनिया के देश हैं वो चाहते थे कि भाई ये छुटकारा हो, इससे तेल के भाव गिरे, जंग ना हो, जो लोग हैं हमारे वो वापस आ जाएं। भारत में जो सोच थी मीडिया में, पॉलिटिक्स में, कुछ हद तक लोगों में, वो ये था कि ये नाकाम हो जाए। तो जब आप इतनी छोटी सोच आप रखोगे, हाँ, तो फिर अंजाम उसका यही होगा। एक और चीज़ जो मुझे थोड़ा सा लगता है डिस्कस करनी चाहिए कि उनका वीज़ा रिजेक्ट हुआ था अमेरिका का, एक समय वो था। फिर वो बने प्रधानमंत्री और फिर वो गए अमेरिका और ओबामा से उनकी बातचीत हुई, और तो एक थोड़ा एक जिल्टेड लवर टाइप उनका अप्रोच रहा है अमेरिका की तरफ के नहीं, अमेरिका हमेशा हमारे साथ होना चाहिए। बिकॉज देयर इज़ नो रीज़न कि आप ट्रम्प को बुला के अब की बार ट्रम्प सरकार करे और उसके बाद ट्रम्प आपके फ़ोन नहीं उठा रहा है और यू आर जस्ट डीलिंग विद दिस मेस। ये एक पर्सनलाइज्ड डिप्लोमेसी का भी एक है, ये एक का फैसेट कि मैं आपसे दोस्ती करके जो चीज़ मैं आपसे ले नहीं पाता वो मैं आपसे दोस्ती करके ले लूँ। हुआ इससे बिल्कुल ही बरक्स। उल्टा। 2019 में बोल्टन जो कि ट्रम्प के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे तब, उनकी एक किताब है। वो लिखते हैं कि भारत जो ईरान से तेल ले रहा था तब, ट्रम्प ने कहा कि ये आप इसको बंद कर दें। हमने यूएस से कहा, ट्रम्प से कहा कि ईरान हमें 60 दिन की उधारी देता है, इंश्योरेंस और शिपिंग फ्री है। हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो ईरानी क्रूड पे कैलिब्रेट हुई हैं, क्योंकि क्रूड जो है वो क्रूड नहीं होता, यहाँ से आता है वहाँ से आता है, वो फ़र्क होता है दोनों में। ट्रम्प ने 3 लफ्ज़ कहे बोल्टन को, ये बोल्टन ने ये चीज़ कही ट्रम्प को कि ये भारतीय लोग ये कह रहे हैं, मोदी जो है वो ये कह रहा है। ट्रम्प ने कहा बोल्टन से ही विल बी ओके विथ इट, बगैर मोदी को बताए कि मैं नाम कह रहा हूँ उसको, बोल्टन को कह दिया और वो बंद हो गया। ट्रम्प के कहने पर हमने, ये कोई यूएन सैंक्शन नहीं था, बस एक फ़ोन कॉल था। सिर्फ यूएन का सैंक्शन होता तो हम ये कह पाते कि भाई ये यूएन की वजह से हम ये नहीं कर रहे हैं। ये यूएस का सैंक्शन था, हमें ये नहीं करना था कि हम वहाँ से तेल लेना बंद करें, लेकिन हमने छोड़ दिया। एक ये मैं मान के चलता हूँ कि आपसे दोस्ती करके, आपसे गले मिलकर, आपको अहमदाबाद में वो स्टेडियम में लाकर 1 लाख लोगों को जय जयकार करे आपकी, कुछ ले लूँ आपसे, ये नहीं, ये तो नहीं हुआ, आपने मुझसे ले लिया। और ईरान के तो मतलब स्ट्रेटेजिक उनके पैसे यहाँ हमारी बैंकों में पड़े होते हैं। आज ये सोच नहीं है हमारी, पर 47 से पहले भारत और ईरान का एक बॉर्डर था, वो पड़ोसी है हमारा, ना कि कोई खाड़ी का देश या मिडिल ईस्ट का देश या वो। वहाँ के लोग जानते हैं कि यहाँ पर कल्चर क्या है, वो जानता है कि गाड़ी को संभालना कैसे चाहिए, गाड़ी की मरम्मत क्या हो। भारत के जो सबसे बड़े इतिहासकार है सर जदुनाथ सरकार, उनकी एक थियरी है। वो थियरी ये है कि 1622 में जब पहली दफ़ा मुग़लों ने ये जहांगीर के ज़माने में कंदहर को गंवाया, तो जो ईरानी जो टैलेंट थी, जो ब्यूरोक्रेट था, जो सिपाही था, उसका आना बंद हो गया। और उसके ना आने से जो है
मुगलों का दौरा डिक्लाइन में गया कि इतनी टैलेंट थी वहाँ पर। जो साफाविद राजा था वहाँ का, अब उसने ले लिया कंदहार पहले और 1622 में। ऐसे ताल्लुकात हैं आपके उस देश के साथ, उतनी टैलेंट है वहाँ पर। उस देश को आप छोड़ दो एक ऐसे देश के लिए जहाँ पर अब इज़राइल की जो तिजारत है भारत के साथ 1% के 1/4 हिस्से से कम है। 0.23% ट्रेड भारत का जो टोटल है उस देश के साथ है, 0.23। एक्सपोर्ट्स में जो है इज़राइल का नंबर आता है भारत में 49, इंपोर्ट्स में 48। कुछ नहीं, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है उन लोगों के पास कि हम वहाँ पर जाए, उनके गले मिले, उनसे मेडल लें, फादरलैंड कहें। ईरान के पास ना तो सिर्फ तेल है आपको देने के लिए, एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट है जिसके ज़रिए आप पाकिस्तान को छोड़कर आप सेंट्रल एशिया जा सकें। इसको डब्बे में डालकर मोदी ने पूरी एक उल्टी पॉलिसी कर दी भारत की, जहाँ पर हमें फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। फ़ायदा हुआ नेतन्याहू को। नेतन्याहू दुनिया में जाके लोगों से कहता है कि जो हम जो कर रहे हैं गाज़ा में, हम जो कर रहे हैं वहाँ पर ईरान में, लेबनान में, उस पे भारत की छाप है, भारत का मोहरा है उस पे। क्योंकि ये साहब आकर हमें ना कि सिर्फ गले मिले और मेडल लिया, हमारा जो पार्लियामेंट है हमारी, वहाँ पर उन्होंने भाषण दिया। ये दोस्त हैं हमारे, दुनिया की सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है उनकी वैलिडिटी है, तो ये हमने दे दिया उनको बगैर कुछ लिए सामने से। तो ये एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी है। मैं लौट रहा हूँ जो बात आपने शुरू की उस पर, कि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे प्यार करें, कि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे एक ऐसी लाइट में दिखाई दें या मुझे ऐसी लाइट में देखें कि मैं एक काबिल लीडर हूँ, मैं एक बड़ा लीडर हूँ। लेकिन ये निष्ठुर लोग हैं, ये एकदम कठोर लोग हैं। पुतिन, शी, कुछ हद तक ट्रंप, नेतन्याहू, ये लीडर बने हैं लोगों को काट कर, ना कि दोस्ती कर कर। वो जानते हैं कि किससे कितना फ़ायदा लिया जाए, और ये फ़ायदा ले रहे हैं आपका। लेकिन आप मूर्ख हैं कि आप ये बात को आप समझ नहीं पाए। और क्यों आप ये बात को आप समझ नहीं पाए? क्योंकि जो पर्दा है आपकी आंखों के सामने, जो कि एक वैलिडेशन का है, आपको चाहिए वो कि मुझे लोग देखें कि मैं I'm a strong leader. I'm a strong leader, मैं आप जैसा हूँ। वो इसमें एक गड़बड़ होती है कि जब वो बाहर जाते हैं तो वो ये नहीं कहते कि मैं एक हिंदुत्ववादी नेता हूँ। हम लोग ये करते हैं कि हमारी पार्लियामेंट में बीजेपी के लोकसभा मेंबर में से एक भी जो है वो मुस्लिम नहीं है, पिछली 3 लोकसभा से। मेरे जो राज्यसभा के एमपी हैं 90 से ज़्यादा, उसमें से भी एक भी नहीं है। मेरे जो 1000 जितने मेरे जो एमएलए हैं उसमें से भी नहीं है। वो कहते हैं एक केकड़ा होता है जिसे हम कहते हैं हर्मिट क्रैब। उसकी खुद की ढाल नहीं होती, वो किसी और की ढाल लेकर अपनी रक्षा करता है वो केकड़ा। बीजेपी वो केकड़ा है जो नेहरूवियन सेक्युलरिज्म को ऊपर लेकर दुनिया में घूमता फिरता है कि ये गांधी का देश है, ये नेहरू का देश है। ये नहीं कहता कि ये यहाँ पर हम जो कानून पास कर रहे हैं, जो पॉलिसियाँ हैं हमारी, वो एक्सक्लूजनरी हैं। ये नहीं कहता कि आरएसएस का देश बिल्कुल है, ही नहीं। ये मोहन भागवत का देश नहीं है। नहीं, वो जब वो भारत की बात करते हैं तो वो इंक्लूजन, प्लूरलिज्म, सेक्युलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ये नहीं कहते कि यहाँ पर स्टैंड अप। तो ये एक ढकोसला है, और ये एक वीक पॉइंट है उनका। इसी वजह से जो बाहर के देश जब चाहते हैं तो भारत को वो आड़े हाथ लेते हैं। हाँ, सीए पास हुआ 2019 दिसंबर में, उसको लागू करने में 4.5 साल लग गए। क्यों? उसके पास होने के 2-3 हफ्ते बाद यूरोप की पार्लियामेंट में एक मोशन टेबल हुआ कि ये चीज़ सही नहीं, बिल्कुल ही सख्त
लफ्ज़ों के साथ वो मोशन को टेबल किया गया। यहाँ पर रिपोर्ट छपी कि वोट है कि ये पास होगा ये मोशन। जयशंकर गए वहाँ पर ब्रसल्स। क्या बातचीत की उन्होंने, क्या क्या कहा वो कोई जानता नहीं, क्योंकि भारत सही तरीके से एक डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं है। जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वो नहीं है हमारी पॉलिसियों में। कुछ जाकर उन्होंने कहा और मेरा ये मानना है कि जो कहा उन्होंने वो ये था कि आप इस पर वोट ना करें, हम इसको लागू नहीं करेंगे, और नहीं किया उन्होंने 4.5 साल तक। उसी दौरान कश्मीर जो है वो 17 महीनों के इंटरनेट शटडाउन में था, और एक यूएस कांग्रेस में जो एक वाशिंगटन की जो एक कांग्रेस वुमन है जयपाल नाम की, उनका एक मोशन था जिसके पास तकरीबन 60 वोट्स थे। बिल्कुल ही उसी तरह सख्त लफ्ज़ों में ये कहा कि भारत जो कर रहा है, कि भारत एक अकेला देश है दुनिया में जहाँ पर बच्चों को लॉकडाउन के महीनों में जो है ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त नहीं हुआ, और ये सही था। तो ये लॉकडाउन को भारत बंद कर दे, हटा दे और खोल दे इंटरनेट को। तब ट्रंप की सरकार थी पहली वाली। बाइडेन के जीतने के 2 हफ्ते बाद हमने उसको खोल दिया, इस डर से कि जो डेमोक्रेट आया है फिर से इस बात को ना फिर लेकर आए कि भारत ये कर रहा है। तो हम, क्योंकि हम ढोंगी हैं, हम करते कुछ हैं बोलते कुछ हैं, तो एक स्पेस बन जाती है लोगों को फिंगर पॉइंटिंग के लिए और छेड़ने के लिए भारत को, और करेंगे लोग। सो आकार आप एमनेस्टी के साथ भी थे, तो काफ़ी दर्शकों को लगता है कि जब एमनेस्टी जैसी ऑर्गेनाइजेशन पे हम बैन लगा देते हैं या उनका एफसीआरए कैंसिल कर देते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है ये देश के लिए। तो आप अगर हमें थोड़ा समझाएं कि एमनेस्टी क्या काम कर रहा था और ये कैसे एक वैल्यूएबल काम है किसी देश में होने के लिए। ये उन देशों में मौजूद है एमनेस्टी जहाँ पर गणतंत्र हो, तो वो ये चीन में नहीं है, नॉर्थ कोरिया में नहीं है, ईरान में नहीं है। हम उन देशों में है जहाँ पर रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल, ह्यूमन राइट्स के वैल्यूज़ हों। तो भारत में 1970 से लेकर एमनेस्टी कोई ना कोई फॉर्म में था भारत में। जॉर्ज फर्नांडिस पहले उसके सरबराह थे यहाँ पर 1970s में। जॉर्ज जो कि मंत्री रहे बाद में, एक यूनियन लीडर थे। एमनेस्टी को नोबेल पीस प्राइज़ मिला 1977 में, और इस वजह से मिला कि वो एक मेंबरशिप बेस्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको मूवमेंट कहते हैं। उसका काम ये है कि जहाँ पर मानवाधिकार के उल्लंघन हो, ज़्यादातर 70 के दशक में ये डेथ पेनल्टी और टॉर्चर पे था उनका काम। उसके बाद फैला, और भारत में जो काम था हमारा 2014 के बाद, उन चीज़ों पर था जहाँ पर काम करना मुश्किल था। जैसा कि एक चीज़ है प्रिवेंटिव डिटेंशन, कि अंग्रेज़ जब भारत छोड़ के गया, उसका जो बाहरी रूप था, जो कि रॉयल फैमिली है, यूनियन जैक वगैरह, वो सब हमने छोड़ दिया। लेकिन जो उसका गहरा रूप था, जो कि उसका जो कानूनी रूप था, जो कि उसका एक स्ट्रक्चरल जो एक रूप था उसका, कि एक कलेक्टर होगा, एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होगा, उसके पावर इतने होंगे, और सेडेशन का लॉ होगा, और प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज होंगे जो हर राज्य में है यहाँ पर। वो ये कहते हैं कि किसी गुनाह के होने के बगैर, इस भय से कि कोई गुनाह होगा, उसकी बुनियाद पर आपको जेल में जाना होगा, और उस बुनियाद पर लोगों को जेल में रखा जाता है। तो ये पोटा टाड़ा यूएपीए जो है कानून, जो बेस है उनका, वो ये है। इन चीज़ों पर हमारा काम था। दूसरा काम था एमनेस्टी का कश्मीर पर।
कुछ खास चीज़ों पर। एक तो ये कि कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्सों में आफ्स्पा का एक कानून है, जो कि लोग जानते होंगे कि कहता है कि 2-3 चीज़ें कहता है। एक तो ये कि कोई जो अफ़सर हो, फ़ौज का अफ़सर हो या कोई कोई पैरामिलिट्री का हो अफ़सर, किसी भी शख्स को वो हिरासत में ले सकता है। कोई बच्ची को ले सकता है, कोई लड़की को ले सकता है। उससे जो हो सकता है, जब आप कोई ऐसी जगह पर जाएँ बंदूक के साथ, जब आपको कहा जाए सरकारी तौर पर और मीडिया के तौर पर कि ये दुश्मन लोग हैं, तो इतने पावर के साथ जब आप जाएँगे वहाँ पर तो क्या होगा वो आप सोच सकते हैं। एक ये था। दूसरा ये कि आफ्स्पा का कानून ये कहता है, उसका एक सेक्शन 7 है कि अगर जम्मू और कश्मीर की पुलिस कोई एफआईआर दर्ज करती है किसी अफ़सर, किसी जवान के खिलाफ, उस एफआईआर के दर्ज होने के बाद अ, अ, ज जब इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद एक चार्जशीट फाइल हो कि लगता है कि प्राइमा फेसी कुछ केस है उसमें, वो चार्जशीट दिल्ली जाती है, जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि जब वो पैरामिलिट्री हो, या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि वो फौज के आदमी हो, उनको मंजूरी देनी होती है कि ये केस की ट्रायल कोई सिविलियन कोर्ट में होगी या नहीं होगी। हमारी रिसर्च ये कहती है, जो कि जनवरी 1, 2018 में सरकार ने राज्यसभा में माना कि ये सही है। 1989 से लेकर आज तक जितने भी केसेस दर्ज किए गए जम्मू और कश्मीर की पुलिस ने जवानों के खिलाफ, रेप के हो, टॉर्चर के, किडनैप के, मर्डर के हो, जो भी हो, उसमें से एक में भी मंजूरी नहीं दी थी कि इसको ट्रायल स्टेज पे लिया जाए, एक भारतीय कोर्ट में, एक भारतीय जज के नीचे। तो ये काम था हमारा। अगर इस काम को लोग माने कि एंटी नेशनल है वगैरह वगैरह, सोरोस जो भी लोग कहते हैं, वो तो ठीक है, वो गाली सुनने के लिए तैयार हैं हम। लेकिन हमारा ये मानना है कि ये काम होना चाहिए। भारत के लोगों को जानना चाहिए कि हो क्या रहा है। हमने जब 2018 में कश्मीर की जो माताएं थीं, जिनको ये सालों तक बताया नहीं गया था कि उनके बेटों को घर से ले जाकर कहाँ रखा है? कहाँ रखा है, लाशें उनकी कहाँ हैं, उनकी बातें सुनने के लिए हम उनको बेंगलोर लाए। यहाँ पर हम पर एक सेडिशन का केस दर्ज हो गया। तो कोई भी सरकार, बीजेपी की हो या ना हो, ये नहीं चाहती कि भारत में इस प्रकार का काम हो। लेकिन इस वजह से ये ज़रूरी है कि ऐसा काम किया जाए कि जो नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, जो कश्मीर में हो रहा है, जो अ, अ, उमर खालिद जैसे लोगों के साथ हो रहा है, जो स्टैंड अप कॉमेडियंस के साथ आज हो रहा है, ये चीज़ें एक एम्ब्लेमेटिक केस हैं। जब कोई स्टैंड अप कॉमेडियन को आप जेल में डालें, 30 दिन तक वो जेल रहे, एक ऐसे जोक के लिए जो उसने कहा नहीं हो। जो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन जहाँ पर जाए, उस प्रॉपर्टी को आप तोड़ दें क्योंकि वो वहाँ पर था या थी। हाँ। ऐसी जगह पर फिर कहना कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर गणतंत्र है, यहाँ पर फ्री स्पीच है, ये झूठ है, क्योंकि नहीं है। कॉन्टेस्टेशन इन चीज़ों का वहाँ पर होता है जहाँ पर सरकार नहीं चाहती कि ये चीज़ें बोली जाए या कही जाए। वहाँ पर नहीं होता जहाँ पर सिर्फ ये एक एम्प्टी डिबेट स्पेस पे हो रही है कि यहाँ पर फ्री स्पीच है या लॉज है या नहीं है उनके। कॉन्टेस्टेशन ज़मीन पर होता है, और ज़मीन पर ये डिबेट हम हार जाते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्री स्पीच नहीं है। तो ये कहना, ना कि सिर्फ दुनिया को तो कहना ही है। मेरा ये मानना है कि क्योंकि भारत की जो एक हिपोक्रेसी है, ये एक ढकोसला है कि जो हम कहते हैं दुनिया को, वो हम यहाँ पर करते नहीं हैं। दबाव बाहर से लाना, मेरा मानना है कि बिल्कुल ही जायज़ है। लेकिन भारत के लोगों को भी जानना चाहिए कि आज क्या हो रहा है। आफ्स्पा के साथ जो है कश्मीर में,
बहुत से लोग नहीं जानते, क्योंकि ये एक डिटेल्ड चीज़ हो जाती है कि कोई एफआईआर हो, उसके बाद चार्जशीट हो, उसके बाद मंजूरी मिले या ना मिले वगैरह। बस इतनी चीजों को इकट्ठा करके बिल्कुल बताना। बिल्कुल। एक 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 फैक्ट है, भारत के या दुनिया के, भारत के कोई भी हिस्से में क्राउड कंट्रोल के लिए 12 बोर शॉटगन का इस्तेमाल नहीं होता। ये वो हथियार है, जेम्स बॉन्ड की पिक्चर में आपको दिखाई देते हैं जहाँ पे कोई कहता है कि पुल और एक जो एक क्ले पिजन कहते हैं उसको शूट करते हैं, उसमें छर्रे होते हैं, क्योंकि वो बैरल राइफल नहीं होता, वो छर्रे दूर तक फैलते जाते हैं। जो शख्स वहाँ पर पास में ना हो उनको लगते हैं। 1000 के लगभग कश्मीरियों के आंख में लगे हैं। उन लोगों की आंखों में, बच्चों की आंखों में जो मौजूद भी नहीं थे वहाँ पर। ये सिर्फ इस वेपन का इस्तेमाल सिर्फ कश्मीर में किया जाता है। क्यों? जब मैंने कश्मीर के जो डीजीपी थे ये 8 या 10 साल पहले की बात है, जब जो पाटीदार एजिटेशन था गुजरात में, और मेरे ही लोग हैं, मेरी ज़ात के लोग हैं, उनका जो था एजिटेशन बहुत ही वायलेंट था, लेकिन इस वेपन का इस्तेमाल नहीं हुआ वहाँ पर, क्योंकि हमारे एक कश्मीरियों के प्रति और मुस्लिम्स के प्रति जो एक रुख है हमारा, वो क्रोधित है, और ये लोगों को जानना चाहिए, दुनिया को और भारत के लोगों को। तो ये काम था हमारा, और सरकार नहीं चाहती, कोई भी सरकार नहीं चाहती, ये अब मानना होगा मुझे, पर ख़ास तौर से बीजेपी की सरकार तो ये नहीं चाहती कि ये इन चीज़ों पर काम हो। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि काम हो, पर कोई भी सरकार इतने फोर्स से नहीं चाहती कि काम रुक जाए। बिल्कुल ही सही बात है तो ये आपकी, फर्क वो है। बिल्कुल ही सही बात की। इस काम को क्रिमिनलाइज करने का जो मकसद है, हाँ, वो तो कहा नहीं। वो सिर्फ बीजेपी में है, और कोई सरकार ये कानून इतना मिसयूज नहीं करती। ये भारी पड़ेगा भारत को, क्योंकि ये मिसयूज का कोई अंत नहीं है। आप देखें तो जो रेड पड़ी हमारे पर, वो रेड में जो अफसर शामिल थे वो जानते थे कि ये झूठ है, ये कोई केस नहीं है इसमें, लेकिन उनको ये करना पड़ा। जब आप इतना पावर लोगों को देंगे, अपने फायदे के लिए उस पावर को वो लोग इस्तेमाल करेंगे ही। जब आप किसी को बंदूक देकर कहते हैं कि आप जाकर किसी भी कश्मीरी बच्ची, लड़की को आप बगैर कोई कारण दिए डिटेन कर सकता है, तो आप करेंगे, और ये हुआ है। आप ये मानने को नहीं तैयार कि कि जो एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, एक डार्कनेस भी है उसमें, और उस डार्कनेस से हमें बचना है। लेकिन अगर आप ये मान के चलेंगे कि भारत माता की रक्षा के लिए ये बंदूकें देनी होगी हमको, ये कानून दे, कितने लोग हैं या तो ऑपोजिशन में या मीडिया में वो जो ये कहते हैं कि आफ्सपा को चलो निकालो तो मत, लेकिन देखें तो सही कि इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान कितना है। ये डिबेट ही नहीं है यहाँ पर, इवैल्यूएट करने की भी डिबेट। बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ये बात बोलना ही एक एंटी नेशनल चीज़ है। जो सोच हमारी इतनी छोटी हो चुकी है कि इस देश के फायदे में भी जो चीज़ें हैं वो भी हमें आज नामंजूर है। ए शट अप या कुणाल, Shut up, ya Kunal. अबे कुणाल चुप ना। Shut up, ya Kunal. ए शट अप या कुणाल, Ya Kunal.